दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, भारत का बजट 2023-24 आ चुका है। इस बजट में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिला। खासकर इस वजह से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे हम। क्या कुछ विशेष बदलाव हुए हैं ये भी जानेंगे। पूरा वीडियो देखें, सब कुछ समझ आ जाएगा। पूरे बजट से खास उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे जो एक आम एवं ईमानदार नागरिक को जानना चाहिए। अगर बात करें इस सरकार की, तो ये इनका अंतिम पूर्ण बजट था, क्योंकि अगले बजट के तुरंत बाद चुनाव होने वाला है। अब अगली बार किस किस सरकार आएगी, या अगर भारतीय जनता पार्टी ही आएगी तो क्या क्या बदलाव होगा, ये तो बाद की बातें हैं। बस इतना समझिए कि ये इस सरकार का इस बार का अंतिम पूर्ण बजट है। सबसे पहले एक लाइन में समझिए कि बजट मतलब क्या। सरकार अपने आय और व्यय का लिखित विवरण इसमें करती है कि कहां कहां से पैसे आएंगे और कहां कहां खर्च होंगे। इस बार यानी बजट 2023-24 में मुख्य 7 पॉइंट्स पर खास ध्यान दिया गया है, जिसे सप्तऋषि कहा गया है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर पर विशेष ध्यान दी गई है। दोस्त, अगर इन 7 पॉइंट्स को एक लाइन में समझना हो तो यह कहा जा सकता है कि देश की आंतरिक मजबूती एवं तैयारी तथा फाइनेंशियल मजबूती के साथ ही एक एक अंत्योदय या सभी वर्गों को मजबूत बनाने के लिए युवा वर्ग एवं ग्रीन ग्रोथ पर भी काम किया जाएगा। इस बार ग्रोथ रेट का टारगेट 6 से 6.8 तक रखा गया है। इस बार कुल 45 लाख करोड़ का बजट है और साथ ही भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा दिया गया। और भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि 1947 के बाद पहली बार भारत की राष्ट्रपति और वित्त मंत्री दोनों महिला ही हैं, द्रौपदी मुर्मू और निर्मला सीतारमण। इसमें जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो यही है कि अब 7 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वालों को नहीं देना होगा टैक्स। तो मध्य वर्गीय परिवार को कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिला है इससे, लेकिन इसमें भी कई शर्तें हैं। स्पेशल टैक्स के ऊपर कभी बात करेंगे। मध्य वर्गीय परिवार तो इस बजट से खुश है। अब बात करते हैं गरीब यानी निम्न वर्गीय परिवार की। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी एवं इसके तहत 7.5% का सालाना ब्याज मिलेगा उन्हें। इस बजट से महिलाएं भी खुश हैं। किसानों की बात करें तो हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये हुई खासकर वो बातें जिससे लगभग देश का अधिकतम परिवार रिलेट करता है। एक मुख्य बात और आप सबको जानना आवश्यक है कि आपका पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। अब किसी भी संस्था में या कहीं भी पैन कार्ड को ही आपके मुख्य पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या क्या सस्ता या महंगा हुआ है। तो बस इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमोबाइल, देसी खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते किए गए हैं। आगे इस पर और बात करेंगे। अगर कंपनियों के लिए बात करें तो एमएसएमई या छोटे कंपनियों के पैसे बड़े कंपनियों द्वारा फंसा के रखे जाते थे, उन पे सख्त कानून लाया गया है। इन छोटे कंपनियों को भी फायदा होने वाला है इस बार। पशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी अच्छे कदम उठाए गए हैं। लगभग 4,500 करोड़ रुपयों का आवंटन उसके लिए किया गया है। कॉर्पोरेट जगत के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि इस बार भी घाटे का बजट लाया गया है। सरकार की आय से बहुत ज्यादा व्यय का टारगेट है। सरकार आखिर कहीं से इतना लोन तो लेगी ही। तो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री का भी बजट घाटे का ही बजट होता है। इसे अगर एक्सप्लेन करें तो विदेशों द्वारा या वर्ल्ड बैंक द्वारा सस्ती कीमत पर लोन मिलता है। अगर आप 100 रुपये लोन लेकर 107 रुपये कमा रहे हो और 101 रुपये लौटा रहे हो तो ये चालाकी कही जाएगी। 7% चूंकि ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया है, लेकिन थोड़ा सोचने का विषय सिर्फ ये है कि इस बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए लोन के ईएमआई को चुकाने के लिए रखा गया है। तो ये सोचने वाला विषय जरूर है, लेकिन ये सरकार और अर्थशास्त्रियों का मुद्दा है। आइए हम पहले ये जानते हैं कि क्या सस्ता या क्या महंगा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम बैटरी, एलईडी टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीजें, प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के आभूषण, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। और सोना, प्लेटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौना, कपड़े,
हीटिंग कॉइल्स, एक्सरे मशीन, ये सब महंगे हुए हैं। बाकी कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा है। इनकम टैक्स के लिए राहत मिली है, उससे बहुत सारे लोग खुश हैं। लेकिन अगर मेरी राय माने तो भारत इसी सोच की वजह से थोड़ा पिछड़ जाता है। भारत के मात्र 2% लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जबकि अमेरिका में लगभग 80% लोग। हम सभी को भारत के लोगों को इनकम बढ़ाने वाला बजट चाहिए, जिस पर सरकारें लगातार सराहनीय कार्य करते आ रही हैं। बहुत हद तक हमारे देश में बहुत कुछ सुधर रहा है। इनकम बढ़ेगी तभी हम टैक्स पे करेंगे और प्राउड होगा कि देश के डेवलपमेंट में हम डायरेक्ट रूप से भागीदार हैं। बजट में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी ध्यान दिया गया है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर भी अच्छे कदम उठाए गए हैं। अगर बात करें 45 लाख करोड़ में से किसके लिए लगभग कितने का बजट पारित किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 5 लाख करोड़ रखा गया है। कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 लाख करोड़, होम मिनिस्ट्री के लिए भी लगभग 1.9 लाख करोड़, रेल मंत्रालय के लिए 2.4 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए 2.5 लाख करोड़, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए 1.5 लाख करोड़। आज हर एक आम नागरिक के लिए इस बजट में क्या है, इस पर विशेष चर्चा किया मैंने। अगर देखा जाए तो लगभग सभी वर्गों के लिए सरकार का बजट ठीक ठाक है। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर एंड लाइक भी करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।